वेलकम टू एनकेआर जीकेजीएस। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे अध्ययन और अध्यापन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली शिक्षण कब होता है? तो प्रभावशाली शिक्षण जो है जब सीखने में संवेगों के इस्तेमाल को स्वीकार व संबोधित किया जाता है तो प्रभावशाली शिक्षण होता है। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सीडीपी में पढ़ रहे हैं। प्रभावशाली शिक्षण कब होता है? तो जब संवेगों का इस्तेमाल को स्वीकार व संबोधित किया जाए तो प्रभावशाली शिक्षण होता है। एक संरचनावादी शिक्षिका को उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। अगला है, बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं? बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं? तो कक्षाओं में छात्रों की असफलता और शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए? तो कक्षाओं में छात्रों को असफलता और शिक्षिकाओं को छात्रों की असफलता से निपटने के लिए शैक्षिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करना चाहिए। यह उन्हें समझने में मदद करेगा कि उनकी शिक्षण विधियों में क्या सुधार किए जा सकते हैं और छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से कैसे पूरा किया जा सकता है। अगला है कि उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास के निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है? तो ये इशारा करता है स्थिर बनाम वृद्धिशील की तरफ जो है वो इशारा करता है। अगला है, अभिकथन दिया है कि 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। कारण यह है जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों बातें जो है वो सत्य है, लेकिन ये व्याख्या सही व्याख्या करता है। AR की सही व्याख्या करता है। अगला है, नेक्स्ट अभिकथन है कि प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने का अवसर मिलते हैं। कारण है बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। तो A और R दोनों गलत है। क्या है? A और R दोनों गलत है। प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया को खोजने के समान अवसर नहीं मिलते हैं। और बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है, यह भी गलत है। तो बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण नहीं है। अलग अलग समाजों और संस्कृतियों में बचपन और वयस्कता को अलग अलग तरीके से देखा जाता है, इसीलिए बचपन को सार्वभौमिक स्तर पर परिभाषित करना असंभव नहीं है और जो है संभव नहीं है। यही कारण है कि बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया को खोज करने के लिए अवसर नहीं मिलते हैं। अतः A और R दोनों गलत है। नेक्स्ट है कि शिक्षक छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू कराते समय उनके पूर्व ज्ञान का आह्वान करने के लिए कुछ गतिविधियां कराती है। इस क्रियाकलापों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इस क्रियाकलाप के संदर्भ में जो है वो दूसरा और तीसरा बातें सही नहीं है। पहला है कि यह छात्रों में जानकारी के जुड़ाव से संबंध बनाने में सहायक होता है, यह सत्य है। दूसरा है यह समय और समाधान की बर्बादी है, ये जो है सही नहीं है। अगला है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक नहीं है, ये भी जो है ये गलत है। ये 2-3 गलत है, बाकी सब सही है कि यह अधिगम के लिए तैयार करने की एक सकारात्मक और मनोवैज्ञानिक पहल है। बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
अगला है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। तर्क यह है कि बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। तो ये दोनों बातें जो है वो गलत हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। यह कथन ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा बालक की क्षमता में विश्वास रखती है। इसमें बालक को केंद्र में रख करके शिक्षण कार्य कराया जाता है तथा पाठ्यक्रम का स्वरूप लचीला होता है, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा इस मत में विश्वास करती है कि बच्चे तभी सीखते हैं जब उन्हें बिना किसी नियंत्रण करके स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाता है। अगला है, छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उन्हें खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने में मदद मिलती है। तर्क यह है कि सफलता और असफलता के आंतरिक गुण व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करके अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो ए और आर दोनों कथन सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि मध्य विद्यालय के छात्रों में ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो प्रयोग करना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 का। पहला, सक्रिय अन्वेषण की, सामाजिक संपर्क की और प्रयोग का करना चाहिए। अगला है, शेष सामग्री की प्रस्तुति को सुगम बनाती है। तो कई तरीके से सामग्री की प्रस्तुति सभी बच्चों के अधिगम को सुगम बनाती है। नेक्स्ट है, मोहित कहता है मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं, वह तो मैंने उत्तर जल्दी में लिखे थे इसीलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। मोहित अपने प्रदर्शन का आरोपण किस पर कर रहा है? तो ये प्रयास की कमी पर कर रहा है। मोहित कहता है कि मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं, वह तो मैंने उत्तर जल्दी में लिखे थे इसीलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। यदि वह प्रश्नों को समझकर पूर्ण रूप से व्याख्यायित करता तब उसका प्रदर्शन और अच्छा होता, लेकिन वह अपनी इस कमी को प्रयास पर आरोपित कर रहा है, इसीलिए वह अपने आंतरिक गुणारोपण प्रयास की कमी पर दोष देता है। अगला है कि यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षकों को चाहिए। तो यदि कोई बच्चा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षकों को चाहिए कि वह शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें। स्कूल को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक कई तरह की चीजें कर सकते हैं। शिक्षक वे होते हैं जो छात्रों के जीवन की संरचना करते हैं और स्कूल को बेहतर बनाने के लिए वे कई काम करते हैं, जैसे पाठ्यक्रम में सुधार के लिए मूल्यवान प्रतिक्रिया देना, छात्रों की सफलता में सुधार करना और स्कूल में स्वस्थ वातावरण की स्थापना करना। इसीलिए बच्चे के अच्छे प्रदर्शन करने के लिए इन सारी चीजों पर शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए। शिक्षकों को बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? तो शिक्षकों को बच्चों की असफलता को स्कूल प्रणाली को अनुकूल वातावरण न प्रदान कर पाने का प्रतिबिंब के रूप में देखना चाहिए। शिक्षकों को बच्चों की असफलता को स्कूल प्रणाली के अनुकूल वातावरण न प्रदान कर पाने के प्रतिबिंब के रूप में देखना चाहिए। एक बच्चे की असफलता विद्यालय की व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने की असमर्थता का एक प्रतिबिंब है, क्योंकि बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं। प्रणाली जिस तरह से उन्हें जिस आकार में ढालता है वे उस तरह के आकार में धारण कर लेते हैं। छात्र के असफल होने का एक कारण यह भी है कि जिस प्रकार का शिक्षण उन्हें चाहिए वह उस तरह नहीं होता है जो उनके लिए सार्थक होता है। इसीलिए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सदैव बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए कि क्षमता
क्षमता वृद्धिशील है। क्षमता क्या है? तो क्षमता वृद्धिशील है। शिक्षकों को इस विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए कि अधिगम क्या है? तो अधिगम अधिगम जो है एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसका एक सामाजिक संदर्भ होता है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि ज्ञान पर कार्य करते हुए शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। अधिगम का अर्थ व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन जो पर्यावरण व सामाजिक संदर्भ के साथ अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है? तो सब प्रत्ययों की विषय वस्तु की जानकारियों को संबंधित खड़ों के रूप में प्रस्तुत करने से बचना चाहिए। स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों को समुन्नत समझ को समुन्नत करना चाहती है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? तो इसके लिए उसे प्रतिक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशल पर ध्यान देना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? तो सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता अन्वेषण संबंधी अधिगम को अनुकूलित परिवेश में है। अगला है जब विद्यार्थी किसी कार्य को अपनी असफलता का कारण और कारकों को मानते हैं तब वे कड़ी मेहनत में लगन की संभावना रखते हैं। तो जब विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण आंतरिक और नियंत्रण योग्य कारकों को मानते हैं तो वे कड़ी मेहनत में लगन की संभावना रखते हैं। अगला है माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को सीखने व कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रतिक्रियाएं। बालकों की अधिगम कार्यनीतियां सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम और अधिगम के सामाजिक संदर्भ। तो चलिए पढ़ते हैं। संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान से जो है वो संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। अगला है एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता करते हैं? तो एक संरचनावादी कक्षा में छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में शिक्षक जो है वो छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगला है अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल है नहीं है? तो अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? तो अधिगम के सार्वभौमिक अधिकल्प में एक ढांचा है। जो अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प क्या है? तो ये एक ढांचा है जो शिक्षा को सभी छात्रों के लिए सुलभ, लचीला और प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। इसमें मुख्य रूप से 3 सिद्धांत है: प्रतिनिधित्व का बहुसाधन और अभिव्यक्ति और कार्यवाही से बहुसाधन। प्रतिनिधित्व के बहुसाधन से क्या है कि यह सुनिश्चित करना कि सूचना और उस ज्ञान सामग्री विभिन्न तरीके से प्रस्तुत करना ताकि सभी छात्र समझ सके। ऑडियो, वीडियो इत्यादि। अभिव्यक्ति की कार्रवाई के बहुसाधन से क्या अभिप्राय है? तो छात्रों को अपनी समझ और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए कई विकल्प देना, उदाहरण के लिए लिखित उत्तर, प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना इत्यादि। संलग्नता के बहुसाधन क्या है? तो सभी शिक्षार्थियों के हित में कार्य करना और तदनुसार चुनौती को पेशकश करना, विद्यार्थियों के नामांकन और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। यूडीएल में शामिल नहीं है तो छात्रों को उनकी रुचियों और प्रेरणाओं के अनुसार सीखने में संलग्न करना, ये यूडीएल में शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए गेम, समूह चर्चा, व्यवहारिक गतिविधियां इत्यादि। निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? तो ये पारस्परिक अध्यापन में
अगला है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों की संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षिक रणनीति होगी? तो एक उपयुक्त शैक्षिक रणनीति जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। अगला है शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी होते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। अगला है कि माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण पर केंद्रित होता है, तो ये सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है। अगला है इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है? तो एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। एक ऐसे जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति है। एक प्रभाविक शैक्षिक रणनीति जो है वो संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। अगला है एक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखने का केंद्र क्या है? तो एक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखने का अर्थ बताना है। नेक्स्ट है कि सहयोगात्मक अधिगम को सुसाधित करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थी में आपसी संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क ये है कि सीखना दूसरों की मदद लेकर सहनिर्माण की प्रक्रिया है। सीखना दूसरों का जो है वो सहनिर्माण की प्रक्रिया है। तो ये जो है ए और आर दोनों कथन सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। आर सही व्याख्या एक ही करता है। चलिए यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वह कक्षा में बात नहीं करते। एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भाषा में वे सहज महसूस करते हैं खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद वह छात्रों की सोच को बढ़ावा देते हुए उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद करते हैं। शिक्षक को शिक्षा शास्त्र किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो शिक्षा शास्त्र जो है वो सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। अगला है कि शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए शब्दावली देनी चाहिए व उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी अनुभूतियों के बारे में अपनी डायरी में लिखें। तो तर्क ये है कि विद्यार्थियों को संवेग पहचानने और उसे अभिव्यक्त करने में मदद करने और संवेग को स्व नियमित करने को बढ़ावा मिलता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला है विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है? तो विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का योगदान। तो ये उदाहरण जो है ये विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में शिक्षक को खुद उदाहरण देने और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा करने से बालकों को अपनी संस्कृति के साथ साथ अपने साथियों के साथ मतभेदों और बारीकियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। अगला है एक शिक्षक विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसमें भारत के विभिन्न त्योहार तथा परंपराओं को प्रदर्शन किया जाता है। कार्यक्रम आयोजन का क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो कार्यक्रम आयोजन का उद्देश्य जो है वो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 ए बी सी होने चाहिए कि सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, विविधता का सम्मान करना और सृजनात्मक को बढ़ावा देना।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है? तो शिक्षक केंद्रित पद्धति है वो है व्याख्यान। क्या है? शिक्षक केंद्रित पद्धति है। शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वह अपनी मान्यता की सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है दर्शा पाए। शिक्षकों की तर्क कथन क्या है कि शिक्षकों की बच्चों की क्षमताओं के बारे में मान्यताएं व बच्चों को उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहतर प्रभावित करती है। बेहतर प्रभावित करती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि उपयुक्त कथन ए व तर्क आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। शिक्षक को अपनी कक्षा में ऐसी सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वह अपनी मान्यता की सभी बच्चों में सीखने की क्षमताएं दर्शा पाए, क्योंकि शिक्षकों की बच्चों की क्षमताओं के बारे में मान्यताएं व बच्चों को उनकी अपेक्षाएं सीखने में को बेहतर प्रभावित करती है। शिक्षक ही बालकों की योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिरुचि आदि के अनुसार शिक्षा प्रदान करता है। वह छात्रों को ज्ञान व क्रिया को अधिगम कराने के लिए उचित वातावरण को तैयारी करता है ताकि छात्र भविष्य में सफलता प्राप्त कर सके। अगला है 42 नंबर की शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूहों को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को विविध प्रकार के समूहों को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए। तर्क यह है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते हैं। ये दोनों कथन जो है वो सरासर क्या है? गलत है। दोनों कथन क्या है? गलत है। अगला है कि विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक खोज, अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। प्रक्रियाओं पर क्या करते हैं? ध्यान देते हैं। अगला है सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है? तो सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों की अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देती है? अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देती है तो वह है छात्रों को ब्लैक बोर्ड से ज्यों के त्यों उत्तर कॉपी करने के लिए कहना। ये जो है छात्रों के अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देती है। एक शिक्षक प्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि द्वारा बच्चों को जटिल अवधारणाओं को सबसे प्रभावी ढंग से समझने में मदद कर सकता है। बच्चे सबसे प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब वे निष्क्रिय होते हैं और उन्हें जानकारी संप्रेषित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों कथन क्या है? ए और आर दोनों कथन गलत हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है? तो रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति छात्रों को पाठ्यपुस्तक के उत्तरों को ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं हो सकती है। अगला है शिक्षकों को बच्चों को चर्चा व संवाद करने के बहुत से मौके देने चाहिए। तर्क यह है कि अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया में दूसरों से अंतःक्रिया करना शामिल है। तो ए और आर दोनों कथन सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। अगला है विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो पहला है कि परीक्षा में निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों को समूह बनाना चाहिए। सभी के सफलता की अपेक्षाएं करनी चाहिए, अपेक्षाएं करनी एवं बनानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए या फिर मानकीकृत पाठ्यचर्या और आकलन की विधियों को अपनाना चाहिए। तो हमें जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को सभी छात्रों से सफलता की अपेक्षाएं करनी चाहिए एवं उन्हें बनाए रखना चाहिए, जिससे कि छात्र पूर्ण सहभागिता के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए सक्रिय रूप से अधिगम कर सके। जबकि समूह बनाना, उनके पृष्ठभूमि के आधार पर उनका वर्गीकरण करना या मानकीकृत पाठ्यचर्या, ये
सभी तरीके बच्चों पर अधिगम में नकारात्मक प्रभाव को डालते हैं। अगला है सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना चाहिए। विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना चाहिए। अगला है समस्या समाधान और प्रभावशाली रणनीति नहीं है। तो समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति प्रकार्यात्मक आबद्धता नहीं है। प्रकार्यात्मक आबद्धता समाधान की जो है वो प्रभावशाली रणनीति नहीं है। एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति एक कार्य योजना है जिसका उपयोग समस्या खोजने के लिए किया जाता है। विभिन्न रणनीतियों में उसके साथ अलग अलग कार्य योजनाएं हैं। उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध रणनीति परीक्षण पश्चगामी कार्यकारी युक्ति स्वानुभाविक कलन विधि और त्रुटि सिद्धांत है। यह एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक ले जाते हैं। अगला है एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमता को कैसे सुगम बनाएंगे। तो एक शिक्षक के रूप में हम जो है अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमता को विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों का उपयोग को प्रोत्साहित करके करेंगे। अगला देखते हैं। अगला है एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में सक्रिय और सामाजिक है। क्या है? सक्रिय और सामाजिक है। जॉन डेवी एक अमेरिकी दार्शनिक ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव दिया है जो इस बात पर जोर देता है कि शिक्षण केवल प्रायोगिक दृष्टिकोण से होता है, इसीलिए छात्रों को अनुकूल और अधिगम हेतु अपने वातावरण के साथ बातचीत करनी चाहिए। प्रगतिशील कक्षा को प्राथमिक विशेषताएं। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम का एक सामाजिक और सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और शिक्षकों के साथ साथियों की सक्रिय एवं सहयोग से उत्पन्न होता है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षा को मुख्य रूप से बच्चों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए और ज्ञान और याद रखने के बजाय समझ, क्रिया और अनुभव पर ध्यान देना चाहिए। अगला है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। तो इसमें से सबसे प्रभावी रणनीति जो है वो होगी कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना एवं स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। अगला है टॉपिक की एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक। तो इसको पढ़ेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।